3 घंटे बचे हैं आपके पास। अगर आप IIT जैम का सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं ओल्ड प्राइस पे तो अभी ही इसके लिए एनरोलमेंट करिए। लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। नहीं तो अब 3 घंटे बाद जो भी सब्सक्रिप्शन होगा IIT जैम के लिए वो बढ़े हुए प्राइसेस पे आपको लेना पड़ेगा। अनअकैडमी लाया है बहुत सारे बैचेस, लाइक बैच नंबर 5th इज गोइंग टू स्टार्ट फ्रॉम दिस 21st अप्रैल, अचीवर्स फॉर जैम 2022 for biotechnology, and achievers for JAM 2022 batch number 6 for mathematics, batch number 5th achievers for JAM 2022 for physics also, and batch number 6 achievers for JAM 2022 for chemistry also for। तो ये जो है आपके 4 जो बैचेस हैं ये आप इसके लिए एनरोल कर सकते हैं। लिंक आपको चारों का इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ध्यान रखिएगा IIT जैम का सब्सक्रिप्शन पे प्राइस हाइक जो होने वाला है 3 घंटे बाद होने वाला है, तो जल्दी से जो है अगर आपको सब्सक्रिप्शन लेना है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, लिंक आपको मिलेगा और अभी के जो प्राइसेस हैं उस पे आप एनरोल कर लीजिए। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू चैनल मास्टर्स ऑफ बॉटनी अगेन। मैं हूं आपका दोस्त विनय कुमार सिंह। एम्ब्रियोलॉजी के 3 पार्ट हो चुके हैं जहां पे मैंने आपको बताया कि BHU के जो 2008 से लेकर 2020 तक के क्वेश्चन पूछे गए हैं उनका सभी का आंसर दिया मैंने, उनका एक्सप्लेनेशन दिया। अब इस पार्ट में जो बचे हुए क्वेश्चन है मैं आपको मैं बता दूं कि ये लास्ट पार्ट है। इसमें हम जो सारे क्वेश्चन बचे हैं वो सॉल्व कर लेंगे, उसका एक्सप्लेनेशन आपको मिल जाएगा। सबसे पहला क्वेश्चन है आपका, इन अ टाइप ऑफ एपोमिक्सिस कॉल्ड एडवेंटिव एम्ब्रियोनी एम्ब्रियोज डेवलप डायरेक्टली फ्रॉम। एपोमिक्सिस का मतलब है जो नॉर्मल आपका मियोसिस होता है, जैसे स्पोरोफाइट है और मियोसिस होता है तो क्या बनता है, गैमीट्स बनते हैं, उसके बाद उनका फ्यूजन होता है, उसके बाद जाइगोट बनता है, फिर जाइगोट से एम्ब्रियो का फॉर्मेशन होता है। लेकिन एपोमिक्सिस में ये जो आपका कॉमन चीजें हैं मियोसिस होने के बाद सिंगैमी, ये प्रोसेस नहीं होते हैं। तो वही आपसे कह रहा है, इसमें एक टाइप का एपोमिक्सिस है एडवेंटिव एम्ब्रियोनी, जहां पे एम्ब्रियो जो हैं वो डेवलप होते हैं डायरेक्टली किससे, सिनर्जिड्स और एंटीपोडल सेल्स ऑफ एम्ब्रियो सैक, जाइगोट, न्यूक्लियस और इंटेगमेंट, डी एक्सेसरी एम्ब्रियो सैक्स इन द ओव्यूल। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है आपका, न्यूक्लियस और इंटेगमेंट। एडवेंटिव एम्ब्रियोनी क्या होता है, न्यूक्लियस और इंटेगमेंट से जब डायरेक्टली एम्ब्रियो आपको फॉर्मेशन होता है वो किस टाइप का एपोमिक्सिस में आता है, एडवेंटिव एम्ब्रियोनी में आता है। सो फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रियो डायरेक्टली फ्रॉम डिप्लॉयड स्पोरोफिटिक सेल, क्योंकि न्यूक्लियस अगर आप देखेंगे, जब आप ओव्यूल का स्ट्रक्चर देखते हैं तो इंटेगमेंट होता है, फिर इंटेगमेंट के अंदर न्यूक्लियस का पोर्शन रहता है, न्यूक्लियस के अंदर आपको एम्ब्रियो सैक दिखता है। तो जो आपका एम्ब्रियो सैक है वो फीमेल गैमेटोफाइट है, उसके जो भी सेल्स होते हैं वहां पे हैप्लॉइड होते हैं, लेकिन बाहर की सारी चीजें, न्यूक्लियस हो गया आपका, इंटेगमेंट हो गया, ये सारे डिप्लॉयड होते हैं और ये स्पोरोफिटिक सेल्स होते हैं। तो ये जो आपका एम्ब्रियो बन रहा है ये जो डिप्लॉयड स्पोरोफिटिक सेल्स है, न्यूक्लियस है, इंटेगमेंट, इससे आपका एम्ब्रियो फॉर्मेशन हो रहा है और इस टाइप का एम्ब्रियोनी एडवेंटिव एम्ब्रियोनी कहलाता है। और ये आपको साइट्रस में मिलेगा, यूजीनिया में मिलेगा, मैंगीफेरा प्लांट में मिलेगा, ठीक है। तो ये इन प्लांट्स में ये एडवेंटिव एम्ब्रियोनी कॉमन होता है। अदर टाइप के अगर हम एम्ब्रियोनी देख लें, जैसे क्लीवेज पॉली एम्ब्रियोनी या एम्ब्रियोज का फॉर्मेशन होना एंडोस्पर्म से, एम्ब्रियो का फॉर्मेशन होना एम्ब्रियो सैक से, लेकिन अदर देन एग, ठीक है। तो क्लीवेज पॉली एम्ब्रियोनी में आप देखेंगे, क्लीवेज का मतलब साफ क्लियर है, मतलब जो आपका एम्ब्रियो बन रहा है वो जाइगोट से ही बन रहा है, लेकिन उसके क्लीवेज होने की वजह से वहां पे एक से ज्यादा एम्ब्रियो बनते हैं और ये जो आपका एम्ब्रियो बनता है तो क्लीवेज वाली एम्ब्रियोनी ये प्रोसेस कहलाता है। और ये आपको निकोशियाना रस्टिका प्लांट में, आइसोटोमा लॉन्गिफ्लोरा प्लांट में, लोबेलिया और इरिथ्रोनियम में मिलता है। वही अगर हम बात करें एंडोस्पर्म से एम्ब्रियो का बनना, ये भी रिपोर्टेड हुआ है कुछ प्लांट में, जैसे बेलेनोफोरा और एलनेस हो गए, ऐसे में जो एम्ब्रियोज बनते हैं वो एंडोस्पर्म से फॉर्मेशन होता है वहां पे। और कुछ रिपोर्टेड है, जैसे मैंने आपसे बोला कि यूजुअल क्या प्रोसेस है, स्पर्म जाके फर्टिलाइज करता है एक को और दूसरा फर्टिलाइज करेगा उधर सेकेंडरी न्यूक्लियस को, जो आगे चल के एंडोस्पर्म बनाता है आपका। पर यहाँ पे अदर देन एक से भी कभी कभी एम्ब्रियो का फॉर्मेशन होता है, जैसे आपको आर्जिमोन मैक्सिकाना में और फैसियोलस वर्गेरिस
में देखने को मिलता है। तो ये भी एक टाइप का पॉलीएम्ब्रियोनी है। आगे अगर इंटेगुमेंट और आपका न्यूक्लियस से बनता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, एडवेंटेटिव एम्ब्रियोनी बोलते हैं, और ये एपोमिक्सिस का पार्ट है। क्वेश्चन नंबर 42 पे आते हैं। द डेवलपमेंट ऑफ सीडलेस फ्रूट इज नोन एज, कह रहा है जब फ्रूट तो बनता है लेकिन उसमें सीड्स नहीं पाए जाते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, एपोगैमी, पार्थेनोकार्पी, एपोस्पोरी और पार्थेनोजेनेसिस। तो स्पोरोफाइट से जब डायरेक्टली डेवलपमेंट हो जाता है गैमेटोफाइट का बिना रिडक्शन डिवीजन के, क्योंकि नॉर्मल के प्रोसेस है, स्पोरोफाइट में मियोसिस होता है, माइक्रोस्पोर बनता है, मेगास्पोर बनता है, फिर वहां पे स्पर्म ओवा बनता है, फर्टिलाइजेशन होता है, ठीक है, ये सब सारी कहानियां होती हैं, फिर से स्पोरोफिटिक जो फेज है वो सेट होता है। लेकिन कभी कभी क्या होता है, स्पोरोफाइट से डायरेक्टली आपका गैमेटोफाइट बन जाता है बिना गैमेट्स के फॉर्मेशन हुए, तो इसको एपोस्पोरी बोलते हैं। और गैमेटोफाइट से जब डायरेक्टली स्पोरोफाइट का डेवलपमेंट हो जाता है तो उसे हम एपोगैमी बोलते हैं। ठीक, ये दोनों प्रोसेस तो अलग है। यहाँ पे सीडलेस फ्रूट की बात हुई। सीडलेस फ्रूट की अगर हम बात करें तो दो जो टर्म्स हैं उसमें हम काफी कंफ्यूज होते हैं, पार्थेनोकार्पी और पार्थेनोजेनेसिस में। इनके बीच में हम डिफरेंसेस देख लेते हैं जो आपको इस टेबल में देखने को मिलेगा। पार्थेनोकार्पी वर्सेस पार्थेनोजेनेसिस। पार्थेनोकार्पी का सिंपल डिफिनेशन क्या है, डेवलपमेंट ऑफ फ्रूट विदाउट प्रायर फर्टिलाइजेशन। तो यहाँ पे फ्रूट का डेवलपमेंट होता है। कार्पी का मतलब आप समझ, हमेशा फ्रूट से गेस करिएगा, कार्पी as equivalent to fruit, डेवलपमेंट ऑफ फ्रूट विदाउट प्रायर फर्टिलाइजेशन। जेनेसिस का क्या मतलब हुआ, डेवलपमेंट ऑफ अ न्यू ऑर्गेनिज्म विदाउट फर्टिलाइजेशन ऑफ एन ओवम। देखिए ऑर्गेनिज्म, अगर हम प्लांट्स की ही बात करें तो ऑर्गेनिज्म नया कब बनता है, जब सीड बनता है, सीड को आप सो करते हैं, उससे नया प्लांट बनता है। तो ये मान लीजिए आपका ये पार्थेनोजेनेसिस पेपर, एक्चुअली ये मोस्टली एप्लीकेबल है एनिमल्स के लिए। तो पार्थेनोकार्पी में फ्रूट का डेवलपमेंट होता है। देखिए फ्रूट क्या है, कई सारे जैसे जिम्नोस्पर्म है वहां पे केवल सीड्स का डेवलपमेंट होता है, उसमें फ्रूट्स पाए नहीं जाते हैं। तो फ्रूट जो प्लांट ने इवॉल्व किया है वो तो केवल फ्रूट का डिस्पर्शन करने के लिए इवॉल्व किया है। तो पार्थेनोकार्पी में क्या है, फ्रूट तो डेवलप हो जा रहा है लेकिन जो नए जनरेशन के लिए जो आपका सीड है उसका फॉर्मेशन नहीं हो रहा है। तो यहाँ पे केवल और केवल फ्रूट का ही डेवलपमेंट होता है। लेकिन पार्थेनोजेनेसिस में वो स्ट्रक्चर बनता है जो नया ऑर्गेनिज्म बनेगा, मतलब ठीक है, जो अगला जो ऑर्गेनिज्म मतलब जो प्रोजेनी होगी वो लीड करेगा। पर यहाँ पे फर्टिलाइजेशन नहीं होता, इसलिए डिप्लॉयडी वहां पे सेट नहीं हो पाती। तो जेनेसिस का मतलब है नया ऑर्गेनिज्म यहाँ पे बनेगा, पर पार्थेनोकार्पी में केवल फ्रूट बनेगा, सीड्स नहीं बनेंगे। और आपको पता है जब फ्रूट बनेगा केवल, तब उससे नया जनरेशन नहीं बनेगा, क्योंकि नया जनरेशन कब बनता है, जब वहां पे सीड का फॉर्मेशन होता। लेकिन सीड है ही नहीं तो वो प्लांट फर्दर फ्रूट जो बन के उसमें सीड निकलता है, फिर वो लगता है नया जनरेशन सेट करता है, वो चीजें यहाँ पे नहीं होगी। और जो सारे डिफरेंसेस हैं, तो यहाँ पे आपको पता है जब सीड नहीं बनेगा तो सीडलेस फ्रूट होगा, ठीक। और यहाँ पे पार्थेनोजेनेसिस क्या है, ऑर्गेनिज्म जो प्रोड्यूस होते हैं वो फीमेल के क्लोन होते हैं, क्योंकि फीमेल ही हमेशा बर्थ देती है, ठीक। और वो फिर सेक्सुअली रिप्रोड्यूस नहीं कर सकते क्योंकि वो खुद ही हैप्लॉइड होते हैं। फिर यहाँ पे क्या देखेंगे आप, ऑफस्प्रिंग्स आर नॉट प्रोड्यूस्ड। यहाँ पे ऑफस्प्रिंग नहीं बनते हैं, जैसे कि मैंने आपसे बोला। यहाँ पे ऑफस्प्रिंग बनते हैं पर वो हैप्लॉइड होते हैं। अकर्स ओनली इन प्लांट। और पार्थेनोकार्पी कहाँ होगा, केवल प्लांट्स में होता है ये, क्योंकि फ्रूट तो प्लांट बनाते हैं। और जेनेसिस में अकर्स इन इनवर्टिब्रेट एनिमल एंड लोअर प्लांट्स। और ये कहाँ पे होता है, पार्थेनोजेनेसिस केवल लोअर प्लांट्स में हो सकता है और कुछ इनवर्टिब्रेट में। इसके एग्जांपल क्या है पार्थेनोकार्पी में, जिसमें आपको फ्रूट मिलता है लेकिन सीड नहीं मिलता। जैसे बनाना हो गया, बनाना जब आप खाते हैं तो आपको वहां पे सीड्स नहीं मिलते हैं, तो ये पार्थेनोकार्पी फ्रूट का एग्जाम्पल है। वाटरमेलन हो गया, वाटरमेलन आप खाते होंगे, कई सारे में सीड्स रहते हैं, बहुत सारे में सीड्स नहीं मिलते हैं, तो वो पार्थेनोकार्पी वाले फ्रूट हैं। पाइनएप्पल भी ऐसा है, वहां पे जो अभी पाइनएप्पल में आपको सीड नहीं मिलेगा, तो वो पार्थेनोकार्पी फ्रूट का एग्जाम्पल है। पार्थेनोजेनेसिस के अगर हम ऑर्गेनिज्म की एग्जाम्पल ले लें तो इंसेक्ट जो आते हैं मेनली फ्लाई में और बीज में, ये आपको पार्थेनोजेनेसिस देखने को मिलता है। लिजार्ड्स कुछ है, वहां पे भी ऐसा काम होता है, पार्थेनोजेनेसिस होता है, जो ऑर्गेनिज्म नया बनता है वो हैप्लॉइड होता है, ठीक है। तो पार्थेनोकार्पी और पार्थेनोजेनेसिस के बीच में आप कभी डिफरेंसेस नहीं भूलिएगा, ठीक। जब भी फ्रूट का बात हो तो पार्थेनोकार्पी के साथ जाइएगा, और फ्रूट की बात नहीं होता, ऑर्गेनिज्म की बात होती है, नया इंडिविजुअल की बात होती है, तो पार्थेनोजेनेसिस पे जाइएगा। क्वेश्चन नंबर 43 पे आते हैं। द प्रोसेस बाय विच सीडलेस फ्रूट्स वाज प्रोड्यूस्ड
तो फिर से वही बात हुई, सीडलेस फ्रूट, फ्रूट की बात आ गई, मतलब कार्पी की बात हो रही है, पार्थेनोकार्पी की बात हो रही है। ऊपर वाले एक्सप्लेनेशन से आप इसका करेक्ट गेस कर सकते थे, और वही इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है कि वो प्रोसेस का क्या नाम है जिससे हम सीडलेस फ्रूट जनरेट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 44 पे आते हैं, फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रियो फ्रॉम अनफर्टिलाइज्ड एग इज कॉल्ड। देखिए इसका भी कनेक्शन क्वेश्चन नंबर 42 ही वाले से है। अब इससे ऊपर वाला जो क्वेश्चन अभी आया वो आपने देखा, फिर से फ्रूट के बारे में बात हुई, और यहाँ पे क्या हुआ, एम्ब्रियो का फॉर्मेशन हो रहा है। देखिए एम्ब्रियो का रिलेशन हमेशा सीड से होता है। एम्ब्रियो बनेगा मतलब नया ऑर्गेनिज्म बनने जा रहा है, ठीक। एम्ब्रियोजेनेसिस जब होता है तो मतलब नया इंडिविजुअल बनने जा रहा है, क्योंकि एम्ब्रियो कहाँ पे होता है, सीड्स के अंदर ही एम्ब्रियो होता है जो आगे चल के नया ऑर्गेनिज्म बनाता है। और जब यहाँ पे पूछा है आपसे फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रियो फ्रॉम अनफर्टिलाइज्ड एग इज कॉल्ड, अब यहाँ पे एग का फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ है तो एग रह जाएगा हैप्लॉइड, लेकिन यहाँ पे एम्ब्रियो बन रहा है, दैट मीन्स ये क्या है, आपका पार्थेनोजेनेसिस है। और होप कि आपने इसका भी करेक्ट गेस कर लिया था जैसे ही मैंने इसका क्वेश्चन बोला होगा। क्वेश्चन नंबर 45 पे आते हैं, न्यूक्लियर पॉलीएम्ब्रियोनी इज प्रेजेंट इन। न्यूक्लियर पॉलीएम्ब्रियोनी किसमें प्रेजेंट होता है, लेजनारिया, सिसेरारिया, साइट्रस स्पीसीज, एवेलोमास्कस एस्कुलेंटस और ट्रिटिकम स्पीसीज। तो अभी आपने ऊपर जब सबसे पहला क्वेश्चन मैंने आपको बताया था तो वहां पे मैंने आपको बताया था न्यूक्लियस या इंटेगुमेंट से जब एम्ब्रियोज बनते हैं तो वो एक्स्ट्रा एम्ब्रियोज बनेंगे, मतलब एक उधर आपका एग है उसको स्पर्म जाके फर्टिलाइज करेगा, फिर जाइगोट बनेगा, उससे एम्ब्रियोजेनेसिस होगी, फिर वो क्या होगा, वो तो एम्ब्रियो बनाएगा ही बनाएगा, साथ में जो न्यूक्लियस है इंटीग्यूमेंट एक एम्ब्रियो बना रहे हैं वो भी एम्ब्रियो बना रहे हैं, तो ये आपका एक्स्ट्रा एम्ब्रियो बन जाएगा और इसी प्रोसेस को हम पॉलीएम्ब्रियोनी बोलते हैं। अब जब पूछ रहा है जब न्यूक्लियस से आपका एम्ब्रियो बनेगा तो इसका मतलब किसका एग्जाम्पल आपने पढ़ा है जिसमें ये होता है। अभी मैंने आपको ऊपर ही बताया कि जो न्यूक्लियस या इंटीग्यूमेंट से पॉलीएम्ब्रियोज बनते हैं वो मोस्टली आपको साइट्रस के प्लांट में मिलेंगे, यूजीनिया के प्लांट में मिलेंगे और मैंगीफेरा के प्लांट में ये आपको न्यूक्लियर पॉलीएम्ब्रियोनी मिलेगी। क्वेश्चन नंबर 46 पे आते हैं, बायोस्पोरिक टाइप ऑफ एम्ब्रियो सैक डेवलपमेंट इज फाउंड इन। मैंने आपको बताया था कि जो एम्ब्रियो सैक का डेवलपमेंट होता है, क्योंकि सारी कहानी हमारा किससे रिलेटेड है, और व्यूल के अंदर, तो आप एकदम से माइंड में बिठा के रखिए, बाहर इंटीग्यूमेंट है, फिर न्यूक्लियस का पोर्शन है, फिर एम्ब्रियो सैक है, एम्ब्रियो सैक में पोलर न्यूक्लियाई है, 3 एंटीपोडल सेल है, 2 सिनर्जिड्स है और एक एग सेल है। अब ये जो बायोस्पोरिक टाइप ऑफ एम्ब्रियो सैक डेवलपमेंट होता है ये इसकी कहानी रिलेटेड है जब हमारा मेगास्पोर मदर सेल डिवाइड कर करके मेगास्पोर बना रहा होता है। तो अभी जो आपका बायोस्पोरिक टाइप है, मैंने आपको बोला था जब मेगास्पोर बनता है या माइक्रोस्पोर बनते हैं तो वहां पे मियोसिस होता है। तो मियोसिस से पहले, मियोसिस जब होगा तब जैसे माइक्रोस्पोर बनना है तो मियोसिस होगा, 4 माइक्रोस्पोर बन जाएंगे, 4 हैप्लॉइड सेल आपको मिल जाएंगे। लेकिन बायोस्पोरिक टाइप ऑफ एम्ब्रियो सैक डेवलपमेंट में क्या होता है, यहाँ पे जो एम्ब्रियो सैक डेवलपमेंट होता है वो 2 स्पोर से, आप समझ लीजिए 2 मेगा स्पोर से ही बनते हैं, समझ लीजिए आप, ठीक। जैसे कि एक सेल रहेगा और डिप्लॉयड रहेगा, जब उसमें मियोसिस फर्स्ट होगा तो 2 सेल बन जाएंगे, फिर 2 सेल के बाद 4 सेल बन जाएंगी, और फिर ये जो 2 सेल है डायट जो बनेगा इससे एम्ब्रियो सैक पूरा, ठीक, वो बन जाएगा। इसीलिए इसको बायोस्पोरिक टाइप ऑफ एम्ब्रियो सैक डेवलपमेंट बोलते हैं। और आपने इसका एग्जांपल भी पढ़ा है और ये बहुत ज्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन है जो भी एंट्रेंस एग्जामिनेशंस होते हैं, कहीं पे भी आप असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्जामिनेशन देंगे या नीट वीट के जो भी आप एग्जामिनेशन देते हैं ये तो क्वेश्चन आपसे पूछा ही जाता है। तो मोनोस्पोरिक टाइप ऑफ डेवलपमेंट लाइक पॉलीगोनियम, ओएनोथेरा, फिर बायोस्पोरिक टाइप में आते हैं एलियम, ये तो सबसे बेसिक है, ये तीनों तो आपको याद ही रखने चाहिए। तो बायोस्पोरिक टाइप ऑफ एम्ब्रियो सैक डेवलपमेंट किसमें आपको मिलता है, एलियम में मिलता है, वहीं ये मोनोस्पोरिक होता है ओएनोथेरा में। और अगर ऑप्शंस की बात करें जो एडोक्सा और आपका पाइपर प्लांट आया है इसमें आपको टेट्रास्पोरिक टाइप ऑफ एम्ब्रियो सैक डेवलपमेंट मिलेगा, जहां पे जो एम्ब्रियो सैक डेवलपमेंट होता है समझ लीजिए वहां पे 4 स्पोर्स का इन्वॉल्वमेंट होता है, क्योंकि मियोसिस फर्स्ट जो होता है यहाँ पे न्यूक्लियस का तो डिवीजन होता है, न्यूक्लियस एक न्यूक्लियस रहेगा मियोसिस फर्स्ट में, उससे 2 न्यूक्लियस बनेंगे, 2 न्यूक्लियस जब सेकंड मियोसिस सेकंड में जाएंगे तो उससे 4 बन जाएगा। और ये चारों के चारों जो न्यूक्लियस आपके बनते हैं ये इन्वॉल्व होंगे एम्ब्रियो सैक के डेवलपमेंट में, इसलिए इसको टेट्रास्पोरिक टाइप ऑफ एम्ब्रियो सैक डेवलपमेंट बोला जाता है,
ये ठीक है, ये पिक्चर है, मैंने आपको बताया था, ये पॉलीगोनम टाइप ऑफ है, मोनोस्पोरिक है, 8 न्यूक्लिएट 7 सेल, ऐसे ओइनोथेरा होता है, ये भी आपसे पूछा जाता है। ये क्या है, देखिए ये तो मोनोस्पोरिक है, पर इनमें डिफरेंशिएशन इसलिए है क्योंकि ये भी मोनोस्पोरिक है, ये भी मोनोस्पोरिक है, पर यहाँ पे आपको 8 न्यूक्लियस मिलेगा, 7 सेल स्ट्रक्चर मिलता है, पर यहाँ पे 4 न्यूक्लियस मिलेगा और 4 सेल स्ट्रक्चर मिलता है, क्योंकि यहाँ पे आपसे ये भी पूछा जाता है 4 न्यूक्लिएट और 4 सेल स्ट्रक्चर किसमें मिलता है, या ऐसे भी पूछा जा सकता है किसमें एंटीपोडल सेल एब्सेंट होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे 7 सेल था, यहाँ पे 4 ही सेल है, तो 3 सेल आपका गायब कहाँ हो गया, 3 सेल जो आपका गायब हुआ वो आपका एंटीपोडल सेल है। तो इनके बीच में डिफरेंसेस आपको ऐसे ही याद रखने हैं कि पॉलीगोनम ओइनोथेरा से कैसे डिफरेंशिएट है, क्योंकि पॉलीगोनम में सारे सेल पाए जाते हैं, पर ओइनोथेरा में 3 सेल जो होते हैं एक पोल पे नहीं पाए जाते हैं। ठीक, बाकी जो आपका एलियम होता है ये केवल इसका डेवलपमेंट बायस्पोरिक होता है, ये मोनोस्पोरिक नहीं होता, लेकिन ये पूरा का पूरा पॉलीगोनम टाइप वाले सेल से मिलता है, ये भी 8 न्यूक्लिएट और 7 सेल्ड होता है। तो इजी है, ये याद कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 47 पे आते हैं, पूछा है आपसे पेरिस्पर्म क्या है, इनर पार्ट है इंटेगुमेंट का, पर्सिस्टेंट न्यूक्लियस है, चिलाजल पार्ट ऑफ एम्ब्यूला या एंडोस्पर्म है। तो पेरिस्पर्म मैंने आपसे बोला, ये भी जो क्वेश्चन है बहुत बार रिपीटेड है ये एग्जामिनेशंस में, तो ये भी आपको याद रखना है पेरिस्पर्म क्या होता है। तो जब भी सीड डेवलप होता है, जब सीड टोटल बन जाता है, इंटेगमेंट्स क्या बनाते हैं, सीड कोट बनाते हैं, उसमें अब मैंने आपको ये भी बताया था कि इंटेगमेंट और एम्ब्रियो सैक के बीच में न्यूक्लियस होता है। न्यूक्लियस कभी कभी रहता है, कभी कभी नहीं रहता है। तो अगर सीड में न्यूक्लियस रहता है, न्यूट्रिटिव टिश्यू बनाता है, तो ये जो, क्योंकि देखिए सारी कहानी अलग है, आपको पता तो है ओव्यूल आगे चल के सीड बनाता है, ओव्यूल ही सीड है एक्चुअली, पर ओव्यूल और सीड हम कब बोलते हैं ये अलग अलग मतलब चेंज है, टर्मिनोलॉजी चेंज हो जाती है समय के साथ में। एक समय ओव्यूल था जब वो अनफर्टिलाइज था, जब वो फर्टिलाइज हो गया, डेवलप हो गया, अब उसी को सीड बोल रहे हैं। ऐसे ही न्यूक्लियस है, वो आगे चल के न्यूट्रिटिव टिश्यू के रूप में सीड में ही बना रहता है, तो उसको हम पेरिस्पर्म बोलते हैं। तो इसलिए आप क्या बोलेंगे कि जो पेरिस्पर्म है आपका, ये पर्सिस्टेंट न्यूक्लियस होता है। क्वेश्चन नंबर 48 पे आते हैं। अब ये क्वेश्चन नंबर 48 और क्वेश्चन नंबर 49 दोनों रिलेटेड हैं आपका किससे, एम्ब्रियोजेनेसिस से। तो ये जो एम्ब्रियोजेनेसिस है, इसका मैंने अभी जस्ट वीडियो अपलोड किया है कुछ देर पहले। ठीक, अगर आपको उसका लिंक नहीं मिला है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका मैं लिंक डाल देता हूं, उसको देखने के बाद ही ये आपको समझ में आएगा कि इसका आंसर ऐसा क्यों है। क्वेश्चन नंबर 48 है आपका, व्हेन फर्स्ट डिवीजन इन जाइगोट। देखिए ओवा था आपका, वहां पे पॉलन ग्रेन, पॉलन ट्यूब जर्मिनेट करके आया एम्ब्रियो सैक के अंदर, फिर वहां पे 2 स्पर्म सेल बने, एक ओवा को फर्टिलाइज किया, एक आपका किसको फर्टिलाइज किया, सेकेंडरी न्यूक्लियस को। सेकेंडरी न्यूक्लियस जाएगा एंडोस्पर्म बनाने के लिए, ओवा जो स्पर्म फर्टिलाइज करेगा वो जाइगोट बनाएगा। जाइगोट में फर्दर डिवीजन से आपका उसको प्रोसेस को एम्ब्रियोजेनी बोलते हैं, उससे आपका एम्ब्रियो का फॉर्मेशन होता है। तो ये एम्ब्रियोजेनी जब आप पढ़ेंगे उसमें ये आपको मिलेगा। लेकिन अब उसके बेसिस पे, जैसे आपने एम्ब्रियो सैक का डेवलपमेंट पढ़ा, डिफरेंट टाइप का है, कोई मोनोस्पोरिक है, कोई बाइस्पोरिक है, ठीक, उसके बाद भी कौन से सेल्स उसमें रहते हैं, कौन से नहीं रहते हैं, इसके बेसिस पे भी उसका क्लासिफिकेशन किया गया है। तो वैसे जब जाइगोट बनता है तो उसका फर्स्ट जो डिवीजन होगा जाइगोट का, वो लॉन्गिट्यूडनल होगा या ट्रांसवर्स होगा। इसके बेसिस पे भी इसको कई सारी कैटेगरीज में बांटे गए हैं। तो वही आपसे इसमें पूछा है, व्हेन द फर्स्ट डिवीजन इन द जाइगोट इज लॉन्गिट्यूडनल और नियरली सो, मतलब एग्जैक्ट लॉन्गिट्यूडनल नहीं हो पर लगभग लॉन्गिट्यूडनल हो, तो इस टाइप की एम्ब्रियोजेनी कौन सा टाइप का एम्ब्रियोजेनी फॉलो करती है, ओनाग्रेड टाइप, सोरानाइड टाइप, पिपरैट टाइप, कैरियोफिलाइट टाइप। तो ये जब जाइगोट का डिवीजन लॉन्गिट्यूडनल हो तो ये पिपरैड टाइप में आता है। देखिए कि आप ध्यान रखिए, डिवीजन जो होता है जाइगोट का वो वर्टिकल होता है, या वर्टिकल समझ लीजिए या लॉन्गिट्यूडनल, दोनों एक ही चीज है। जब डिवीजन होता है जाइगोट का, देखिए जाइगोट बन गया, अब पूरे जितने भी आपके क्या है, पूरे समझ लीजिए आप फ्लावरिंग प्लांट, जितने भी आप पेड़ पौधे आप देखते हैं, उनमें जब भी जाइगोट बनता है, जो फर्स्ट डिवीजन है वो वर्टिकल होगा या ट्रांसवर्स होगा, इस पे डिपेंड करता है कि कौन सा एम्ब्रियोजेनी वो फॉलो कर रहा है। अगर डिवीजन जो है वर्टिकल होता है तो ये पिपरैड टाइप का एम्ब्रियोजेनी फॉलो करता है। ये कॉमन पिपरैड टाइप का किसमें मिलता है, लॉरेंटेसी फैमिली में और पाइपरेसी फैमिली में ये आपको मिलता है।
लेकिन अब मैं आपको एक चीज और बता दूं कि ये जो पिपरेट टाइप का है ये लीस्ट कॉमन टाइप ऑफ एम्ब्रियोजेनी है, मतलब ये सबसे रेयर है जो इसमें मिलता है इस फैमिली में। बाकी के जितने एंजियोस्पर्म हैं उसमें जो फर्स्ट डिवीजन होता है जाइगोट का वो क्या होता है, ट्रांसवर्स होता है। तो इसका आंसर आपको मिल गया। क्वेश्चन नंबर 49 पे आते हैं अब हम। इन विच ऑफ द फॉलोइंग द टर्मिनल सेल ऑफ टू सेल्ड प्रो एम्ब्रियो अंडरगोज डिवीजन विच आर वर्टिकल वॉल। अब देखिए ये थोड़ा सा कहानी थोड़ा सा आगे जाती है। मैंने अभी आपको क्या बताया, जो ऊपर वाला कैटेगराइजेशन है ये है कि जब जाइगोट का पहला जो डिवीजन होगा वो वर्टिकल होगा या ट्रांसवर्स होगा, उसके बेसिस पे हम बोलते हैं पिपरेट टाइप का होगा या बाकी जो सारे टाइप के हैं उस टाइप का होगा। तो अगर वर्टिकल है तो आप पिपरेट में चले गए, ठीक है, पिपरेट का कहानी यहां पे खत्म हो गया। लेकिन अगर ट्रांसवर्स है तो ये भी बहुत सारे टाइप का होता है। ट्रांसवर्स टाइप का हो गया बाकी सारे एंजियोस्पर्म में। अब उसके बाद क्या, अब आपका जाइगोट जो है वो टू सेल्ड बन गया है, ठीक, ट्रांसफर डिवीजन होने के बाद। मैं पिपरेट टाइप वाले की बात नहीं कर रहा हूं क्योंकि आगे का जो क्लासिफिकेशन हुआ है वो इसके बाद का हुआ है कि मान लीजिए जाइगोट आपका ट्रांसफर हो गया तो जो मैंने आपको बोला ऊपर कि रेस्ट ऑफ द एंजियोस्पर्म उस पे आ जाते हैं, ठीक है। तो इन विच ऑफ द फॉलोइंग टर्मिनल से, देखिए दो सेल बन रहे, जब जाइगोट हो गया ट्रांसफर डिवीजन हो गया, एक अपर सेल हो जाएगा एक लोअर सेल हो जाएगा। तो जो टर्मिनल सेल की बात हो रही है, ऊपर वाले सेल की एपिकल सेल की बात हो रही है, अब आपका जो दो सेल का जो आपका जाइगोट हो गया उसे हम प्रो एम्ब्रियो बोलते हैं। तो टू सेल प्रो एम्ब्रियो का जो ऊपर वाला सेल का डिवीजन होगा, अब उसका भी फर्दर क्लासिफिकेशन है, उसका वर्टिकल डिवीजन हो रहा है या ट्रांसफर डिवीजन हो रहा है। उसके भी दो बड़े ग्रुप हैं। मैंने आपसे बोला ना, इधर देखिए डिवीजन ऑफ द जाइगोट इज वर्टिकल, जाइगोट का डिवीजन की बात हो रही है वर्टिकल, तो आप गए थे पिपरेट टाइप वाले के साथ में। अब जब जाइगोट का डिवीजन ट्रांसफर हो गया तभी ये रेस्ट ऑफ द एंजियोस्पर्म, अब जब रेस्ट ऑफ द एंजियोस्पर्म में आ गए हम, ठीक है। अब जो होता है ऊपर वाला जो सेल है जाइगोट का, ये वर्टिकली अगर डिवाइड होता है, ठीक, तब अब इसमें दो टाइप के हैं, क्रूसिफर या ओनाग्रेड टाइप या एक दूसरा स्ट्रेट टाइप। मतलब उसी को क्रूसिफर या बोलिए या ओनाग्रेड टाइप बोलिए, उसी की हम बात कर रहे हैं। एक स्ट्रेट टाइप इसमें आते हैं। अब या तो जो दो सेल का प्रो एम्ब्रियो है वो क्या हुआ, उसका जो ऊपर वाला सेल है उसका डिवीजन क्या, उसका भी डिवीजन ट्रांसफर्स ही अगर हो जाता है तो ये फर्दर तीन में डिवाइडेड है। तो मैं तीनों को यहीं पे इंक्लूड किया हूं क्वेश्चन के हिसाब से। तो इसमें कौन सा आता है, कीनोपोडिएट टाइप, सोलोनेट टाइप और कैल्यूफिलेट टाइप। तो यहाँ पे आपसे पूछा है कि अगर दो सेल का प्रो एम्ब्रियो है और वहां पे जो अपर सेल है उसका डिवीजन वर्टिकल वॉल से हो रहा है, तो आप किसके साथ जाएंगे, क्रूसीफर टाइप वाले के साथ जाएंगे, जिससे मैंने आपसे ये बोला था। बाकी आपके सोलोनेट टाइप पहला ऑप्शन, कीनोपोडिएट टाइप ये दूसरा ऑप्शन और थर्ड ऑप्शन कैरियोफिलाइट टाइप तीसरा ऑप्शन। ये दोनों कहां पे जाते हैं, कि जो दो सेल का आपका प्रो एम्ब्रियो है इसमें एपिकल सेल का डिवीजन ट्रांसवर्स होता है। वर्टिकल की बात हो तो आप ये दोनों चूज करिएगा, क्रूसीफर या स्ट्रेट टाइप। तो ये था आपका जितने भी क्वेश्चन पूछे गए थे बीएचयू में 2008 से लेकर 2020 तक का एम्ब्रियोलॉजी से, सारे का मैं सोल्यूशन दे चुका हूं आपको। इसका पीडीएफ भी मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में दे दूंगा। ओके, तो चलता हूं मैं, मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।